तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर आ रही है एनएचएआई से, जिन्होंने डिसाइड किया है कि आने वाले 2 से 3 साल में हमारे देश में जितने भी टोल प्लाजाज है उन्हें जीपीएस बेस्ड सिस्टम्स के ऊपर स्विच कर दिया जाएगा। दोस्तों ये किया इसके लिए जा रहा है ताकि हमारे देश में जो टोल कलेक्शन आज होता है उसे ज्यादा एफिशिएंट तरीके से बनाया जाए। साथ साथ कई जगहों पर जो टोल लॉस होता है, कई सारे टोल प्लाजास पर जो है प्रॉपरली टोल कलेक्शन हो नहीं पाता है, कहीं पर करप्शन भी होता है और यही चीज को मिटाने के लिए एनएचएआई ये स्टेप लेने वाला है। दोस्तों वैसे ऑलरेडी 2021 से हर एक गाड़ी के अंदर फास्टैग कंपलसरी होने वाला है और उसके बाद में हम जंप देख सकते हैं हमारे देश के टोल कलेक्शन में, जिसके जरिए एनएचएआई और बेहतर तरीके प्लान कर पाएगा। तो दोस्तों ये टेक्नोलॉजी आ जाने के बाद में होगा ऐसे कि जैसे आप हाईवे पर कोई गाड़ी चलाते हो तो किसी भी टोल बैरियर में आपको बिल्कुल भी रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी जिस तरीके से फास्टैग में एटलीस्ट आपको स्कैनर के लिए स्लो डाउन होना पड़ता है, वो करने की भी जरूरत नहीं होगी और ऑटोमेटिकली आपका टोल जो है वो डिडक्ट हो जाएगा। अगली दोस्तों खबर आ रही है विस्ट्रॉन में हुए वायलेंस से रिलेटेड, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने दोनों ने स्टेप इन कर लिया है और विस्ट्रॉन को भरोसा दिलाया है कि वो इस सिचुएशन में उनकी पूरी मदद करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने विस्ट्रॉन को ये प्रॉमिस किया है कि अगले 15 दिन के अंदर वो फिर से उस प्लांट में से मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देंगे और उसके लिए जो भी चीज रिक्वायर्ड होगी वो सारी की सारी प्रोवाइड करने के लिए काम करेंगे। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेट ट्रेड इन्होंने डिटेल्ड रिपोर्ट्स बनाना शुरू कर दी है और इसके अलावा जो भी सर्टिफिकेशंस, परमिशंस या फिजिकल गुड्स भी विस्ट्रॉन के जरूरत में आएगी वो सब कुछ तेजी से इन्हें प्रोवाइड करी जाएगी। तो यहाँ पर फिर से इस केस के बाद में ये फैक्ट्री अपने पैरों पर खड़े होते हुए नजर आ रही है। बढ़ते दोस्तों अगली खबर की तरफ जो आ रही है डीआरडीओ से, जिन्होंने अपने पृथ्वी 2 मिसाइल्स के सक्सेसफुल ट्रायल्स ले लिए हैं। तो दोस्तों ये एक न्यूक्लियर वॉरहेड केपेबल मिसाइल है, यानी न्यूक्लियर बॉम्ब्स को ये कैरी कर सकती है और ये एक क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसे चंदीपुर उड़ीसा के पास में लॉन्च किया गया था और डीआरडीओ के बढ़ते फ्लीट के अंदर ये मिसाइल अपनी एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगी। अगली दोस्तों खबर आ रही है हमारे इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम से, जहां पर एक और कंपनी यूनिकॉर्न क्लब ज्वाइन कर चुकी है। दोस्तों जेनोटी सॉफ्टवेयर जो एक स्पा एंड सैलून सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, इन्होंने टाइगर ग्लोबल से $160 मिलियन की फंडिंग उठाने के बाद में अपनी खुद की वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा कर दी है। दोस्तों किसी भी स्टार्टअप के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है जब वो यूनिकॉर्न क्लब ज्वाइन करते हैं और $1 बिलियन से ज्यादा वैल्यूएशन अपनी बना लेते हैं और उसके बाद में आप कह सकते हो कि एक सक्सेसफुल स्टार्टअप इसे कहा जा सकता है अपने इनिशियल फंडिंग्स के दौरान। तो उम्मीद करते हैं जेनोटी इससे भी ज्यादा वैल्यूएशन अपनी बनाएगा और साथ साथ एक इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा हमारे देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर। अगली दोस्तों खबर आ रही है राजगीर बिहार से, जहां पर देश का दूसरा ग्लास ब्रिज टूरिस्ट के लिए ओपन कर दिया गया है। तो दोस्तों मैंने कुछ दिन पहले न्यूज़ कवर की थी, राजगीर में जंगल सफारी शुरू होने वाली है। बहुत बड़े स्केल पर यहाँ पर डेवलपमेंट्स के काम जारी है। नालंदा, गया दोनों शहरों से पास होने के कारण ये टूरिस्ट के लिए एक बहुत अच्छा स्पॉट बन सकती है और सिक्किम के बाद में यहाँ पर भी एक बहुत बेहतरीन तरीके का ग्लास ब्रिज बनाया गया है जो दुनिया भर में जहां पर भी बनाया गया वहां पर सक्सेसफुल रहा है और एक बार में 25 लोगों के वेट को ये ब्रिज हैंडल कर सकता है। तो उसी हिसाब से इस पर जाने वाले लोगों को कंट्रोल भी किया जाएगा। अगली दोस्तों खबर आ रही है हमारे नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड, जहां पर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जितने भी हमारे बॉर्डर रोड्स है उन्हें मिनिमम 10 मीटर वाइड कर दिया जाएगा और उनकी क्वालिटी को भी बेहतर बनाया जाएगा। दोस्तों आप सब जानते हो कि इंडिया और चाइना के बीच में टेंशन पिछले कुछ महीनों में बहुत ज्यादा बड़े हैं, जिसके कारण बॉर्डर एरियाज में हमारी लॉजिस्टिक सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना काफी जरूरी है। कई सारे नए ब्रिजेस हमने पिछले कुछ महीनों में खुलते हुए देखे हैं, कई रोड्स को अनाउंस किया गया जबकि कई एग्जिस्टिंग रोड्स को बेटर क्वालिटी का बनाया गया है। और क्योंकि अभी जो एग्जिस्टिंग 5.5 मीटर ब्रॉड रोड्स है वो 2 व्हीकल आने पर आसपास ज्यादा अगर स्नोफॉल होती है, लैंडस्लाइड होती है तो उस टाइम पे पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाते हैं और इमरजेंसी के कारण इस टाइम पर हमारी आर्मी को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी का सामना करना पड़ सकता है। ये आगे जाकर न हो, थोड़े टॉलरेंस के साथ में ऑलरेडी रोड्स को बनाया जाए, इस हिसाब से ये प्लान सामने रखा गया है और जल्दी आने वाले साल में 2021 के एंड तक हमें बॉर्डर एरियाज में जितने भी 5.5 मीटर्स के रोड है वो 10 मीटर के रोड बनते हुए नजर आ जाएंगे। अगली दोस्तों फिर से ऐसी एक खबर आ रही है लद्दाख से, जहां पर 36 न्यू हेलीपैड्स गवर्नमेंट बनाने वाली है जो अगले साल अप्रैल तक फंक्शनल बन जाएंगे। दोस्तों वैसे ये प्रोजेक्ट टूरिज्म डिपार्टमेंट के अंतर्गत बनाया जा रहा है, यानी लद्दाख की देश से कनेक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म बढ़ाने के हिसाब से बनाया जा रहा है। लेकिन फिर से हमारे आर्म फोर्सेस के लिए भी इन हेलीपैड्स की एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज होगी और इसके अलावा लद्दाख की कनेक्टिविटी जिस तरह हर साल विंटर में देश से बहुत ज्यादा थिन हो जाती है, उस समय पर एक रिलायबल नोड बनाए रखने के लिए इन 36 हेलीपैड्स को प्लान किया गया है। ये सारे के सारे हेलीपैड्स लद्दाख रीजन में बहुत जगहों पर फैले होंगे, लेकिन बॉर्डर के पास वाले एरिया में इनका कंसंट्रेशन थोड़ा सा ज्यादा होगा। अगली दोस्तों खबर आ रही है पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, जिन्होंने डिसाइड किया है कि वो साल 2023 तक अपने शहर के अंदर जितने भी वेस्ट कलेक्शन सिस्टम्स है उन्हें QR बेस्ड कर देंगे और इसके जरिए शहर को ज्यादा बेहतर तरीके से साफ रखने की कोशिश पटना की सरकार करेगी। तो दोस्तों यहाँ पर इनका टारगेट ये है कि 2.5 लाख घर जहां से हर रोज पटना की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपने वैन्स और ट्रक्स के जरिए कचरा उठाती है
उन घरों पर QR कोड्स लगाए जाएंगे और जो गाड़ियां होंगी उन पर QR कोड स्कैनिंग इक्विपमेंट लगाया जाएगा, जिसके जरिए अगर गाड़ी घर के सामने से गुजरती है तो गवर्नमेंट के सर्वर्स में रजिस्टर हो जाएगा कि गाड़ी उस लोकेलिटी या उस घर के सामने से गुजरी है। करंट में पटना में कई लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि उनके लोकेलिटी में कचरा कलेक्ट करने वाली गाड़ियां रेगुलरली नहीं आती, लेकिन उसे प्रूव करने के लिए या फिर एम्प्लॉयज को रिस्पॉन्सिबल बताने के लिए अभी तक कोई प्रॉपर सिस्टम अवेलेबल नहीं था। लेकिन जब ये QR कोड्स और स्कैनर वाला सिस्टम इम्प्लीमेंट हो जाएगा उसके बाद में ना सिर्फ गवर्नमेंट लेकिन खुद पटना में रहने वाले लोग भी एप्लीकेशन के जरिए देख पाएंगे कि फिलहाल कचरा की गाड़ियां कौन से वाले इलाके में है, कब उनके घर के पास में वो आई है या फिर कब वो आई थी, और अकॉर्डिंगली अगर गाड़ी नहीं आती तो उसी ऐप के थ्रू वो कंप्लेंट्स भी रजिस्टर कर पाएंगे। और गवर्नमेंट को उम्मीद है कि अकॉर्डिंगली वो प्लान आउट कर पाएंगे कि उन्हें कितनी गाड़ियों की और जरूरत है, कौन से एम्प्लॉयज उनके रिस्पॉन्सिबल नहीं है और कौन सा कलेक्शन रूट उनके लिए एफिशिएंट साबित हो रहा है जबकि कौन सा वाला नहीं। तो दोस्तों आप सब जानते होंगे कि पटना की रैंकिंग हमारे देश के स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान में बहुत नीचे आई थी। उम्मीद करते हैं कि इस सिस्टम के इम्प्लीमेंट हो जाने के बाद में आने वाले कुछ सालों में पटना के अंदर हमें कचरा कम या फिर बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। अगली दोस्तों खबर आ रही है ईस्ट कोस्ट रेलवे से, जिन्होंने सक्सेसफुल ट्रायल्स ले लिए है एंड ऑफ ट्रेन टेलीमेट्री सिस्टम की। दोस्तों अराउंड 1 महीने पहले की इंफ्रा न्यूज में मैंने आपको कहा था कि इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है जितनी भी हमारी मालगाड़ियों में गार्ड वैगन्स होते हैं जो एंड में लगाए जाते हैं उन्हें पूरी तरीके से एलिमिनेट करने के हिसाब से प्लान बनाया गया है। 10 लाख रुपए पर यूनिट के हिसाब से इनिशियल 100 EOTT या एंड ऑफ ट्रेन टेलीमेट्री सिस्टम्स को मंगाया गया है, जिनके जरिए गार्ड्स वैन की फंक्शनैलिटी को रिप्लेस करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। तो दोस्तों थलचेर पारादीप सेक्शन के बीच में यहाँ पर ईस्ट कोस्ट रेलवे ने टेस्टिंग की है और पूरी तरीके से ये टेस्ट सक्सेसफुल रहे हैं। दोस्तों गार्ड का जो भी काम होता है, ट्रेन पर निगरानी रखना, इमरजेंसी ब्रेक्स लगाना, ब्रेक प्रेशर पर ध्यान रखना, ये सारे के सारे काम रिमोटली ये सिस्टम कर सकती है। साथ साथ जो ट्रेन का लोको पायलट है वो अपने गार्ड्स कैबिन में बैठकर भी इस सिस्टम के अलग अलग फंक्शंस को ऑपरेट कर सकता है और अकॉर्डिंगली खुद से डायरेक्टली ओवरराइड करते हुए एक्शंस भी ले सकता है। तो आप कह सकते हो जो ये पहला 10 लाख रुपए वाला सिस्टम है ये इंस्टॉल कर दिया गया है एक ट्रेन के अंदर। आने वाले समय में हमें पहले 100 गाड़ियों के अंदर ये सिस्टम्स नजर आएगा और बाद में ऑल ओवर इंडियन रेलवे जितनी भी गुड्स ट्रेन चलेंगी, स्पेशली DFC पे जितनी गुड्स ट्रेन चलेंगी उन पर यह सिस्टम हमें इंस्टॉल होते हुए नजर आएगा। आखिरी दोस्तों खबर है ये महाराष्ट्र से, जहां पर ब्रिटानिया ने डिसाइड किया है कि वो अपना एक्सपेंशन करेंगे पुणे शहर में, जहां पर 730 करोड़ रुपीस की कीमत से वो अपने प्लांट्स को अपग्रेड करेंगे। दोस्तों आप सब जानते हो ब्रिटानिया हमारे देश की कन्फेक्शनरी में एक बहुत बड़ी प्लेयर है और ज्यादातर इनका प्रोडक्शन इसी एरिया में वैसे भी हुआ करता था और अभी बढ़ते डिमांड को देखकर ये 730 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट पुणे रीजन के लिए अनाउंस की गई है। आज के आस्क पीटी सवाल की बात करें तो 105 निखिल पूछते हैं व्हाई इंडिया लैग्स बिहाइंड इन टूरिज्म सेक्टर व्हाइल हैविंग सो मेनी टूरिस्ट प्लेसेस। दोस्तों ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बनाई थी, जिसके अंदर मैंने इन डिटेल ये चीज कवर की थी कि क्या इंडिया आगे जाकर एक ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकता है और कौन सी चीजें रोक रही है इतने ज्यादा टूरिस्ट स्पॉट्स होने के बावजूद इंडिया को एक ग्लोबल टूरिज्म लीडर बनने से। फिर भी एक शॉर्ट में अगर मैं आपको बता दूं कि क्यों इंडिया में टूरिज्म सेक्टर बूम नहीं हो पा रहा, क्यों इतने सारे स्पॉट्स होने के बावजूद हम वर्ल्ड स्टेज पर बहुत पीछे है, तो इसके पीछे दोस्तों 4 रीजन है। हमारे देश में चीप कनेक्टिविटी है लेकिन जगहों के बीच में फास्ट कनेक्टिविटी अवेलेबल नहीं है। इसके लिए हमें अपना एविएशन मार्केट डोमेस्टिक टूरिस्ट प्लेसेस के बीच में बहुत स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। किसी फॉरेन टूरिस्ट को अगर टियर 2 टियर 3 टाउन के अंदर की कोई जगह देखनी है तो वो 12, 14, 16 या 20 घंटे की ट्रेन पकड़कर वहां पर ट्रैवल नहीं करना चाहते, लेकिन 1-2 घंटे की अगर फ्लाइट होगी तो वहां पर ऑब्वियसली वो जाना शुरू कर देंगे। दूसरी बात है अफोर्डेबिलिटी, जो वैसे हमारे देश ने काफी अच्छे से कैप्चर कर लिया है, लेकिन अफोर्डेबिलिटी जो है हमें बहुत वाइड रेंज तक एक्सटेंड करने की जरूरत है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हो पाए किसी भी प्लेस को विजिट करते समय। दोस्तों आप सब देखते हैं कि फॉरेन ब्लॉगर्स इंडिया में आते हैं, उसके रिलेटेड वीडियोस वगैरह बनाकर चले जाते हैं। इसके जरिए कभी कभी पॉजिटिव ब्रांडिंग होती है, कभी कभी नेगेटिव। आप सब जानते होंगे कि हमारे देश की कुछ ऐसे स्पॉट्स है जो ऑब्वियसली टूरिस्ट प्लेसेस नहीं है, लेकिन फिर भी और कुछ फॉरेन मीडिया आउटलेट्स के द्वारा टूरिस्ट प्लेसेस बना दिया गया है। कई लोग इसे पॉवर्टी टूरिज्म भी कहते हैं और इसका परसेप्शन चेंज करना होगा इंडियंस को फॉरेन मार्केट्स के अंदर, तब जाकर इंडिया में टूरिस्ट आएंगे। और लास्ट जो चीज है सेफ्टी और क्लीनलीनेस, जो मेरे हिसाब से सबसे जरूरी चीज है इंडिया को टूरिज्म बढ़ाने के लिए। दोस्तों इंडिया का परसेप्शन पूरे दुनिया भर में एक अनक्लीन कंट्री की तरह है, हमें ये फैक्ट मानना पड़ेगा और इसी को अगर हम चेंज कर दे, हम इंडिया को क्लीन बना दे, तो टूरिज्म सेक्टर में 110% हमें एक बहुत बड़ा बूम देखने के लिए मिलेगा। और अगली बात है दोस्तों सेफ्टी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में टूरिस्ट प्लेसेस पर स्कैम होते हैं, पूरे दुनिया में ये चीजें होती रहती है, लेकिन फिर भी इंडिया की ऑलरेडी ब्रांड इमेज थोड़ी डाउन होने के कारण
हमें अपने सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को और अपग्रेड करना पड़ेगा। छोटी मोटी चीज़ें किसी भी टूरिस्ट स्पॉट्स पर एक्सपेक्टेड होती है, लेकिन आप सब जानते हो कि कुछ चीज़ें जो हमारे यहाँ पर होती है वो कहीं पर भी दुनिया में एक्सेप्टेबल नहीं होगी। और जब तक ये चीज़ें चेंज नहीं होती तब तक हमारी इमेज एज अ टूरिस्ट स्पॉट ठीक से नहीं डेवलप हो पाएगी, और तब तक इंडिया इतने सारे टूरिस्ट स्पॉट्स, इतने ज़्यादा हिस्टोरिकल प्लेसेस होने के बावजूद एक ग्लोबल टूरिस्ट बनने में अनसक्सेसफुल रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आज की जो दूसरी वीडियो है वो मैंने इस टॉपिक पर बनाई कि क्यों हमारे देश के अंदर सिटीज इतनी बुरी तरीके से प्लान्ड है, क्यों सिस्टमैटिक डेवलपमेंट हमारे यहाँ पर हो नहीं पाता। तो अगर आप चाहते हो तो वो वीडियो भी जाकर देख सकते हो। साथ साथ ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मिलेंगे अगले वीडियो में।